नमस्कार सर, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के इस सफ़र पर। दोस्तों, मार्केट में इस वक्त अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। निफ्टी 50 25,000 को पार कर चुका है। इससे ऐसा लगता है कि मार्केट में थोड़ी बहुत उठापटक के साथ मार्केट अब ऊपर जाने के लिए तैयार है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जिस म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाते हैं और वो म्यूचुअल फंड जिसमें आपने पैसा लगाया, अपना पैसा किसी और म्यूचुअल फंड में लगा देते हैं। जी हाँ, ऐसे फंड जिसको कहते हैं फंड ऑफ फंड। हम उस फंड के बारे में बात करेंगे। ये म्यूचुअल फंड आपसे पैसा लगाते हैं, आपसे पैसा लेते हैं और आपसे लिए हुए पैसे को लेकर के ये दूसरे फंड में लगा देते हैं। उसको कहते हैं फंड ऑफ फंड। तो चलिए इसके बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, उस सब पे चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए। और म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं कोशिश करता हूं कि आपके सारे सवालों के जवाब दे पाऊं। चलिए शुरू करते हैं इस फंड के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, ये म्यूचुअल फंड आपसे पैसा लेकर के किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। ऐसे बहुत से फंड हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल आपको लेके बताता हूं। आप किसी भी ऐप से जब इन्वेस्ट करेंगे तो आपको वहां लिखा रहेगा म्यूचुअल फंड। आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे, आपने जो पैसा दिया वो किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में वो फंड पैसा लगाता है, जिसको कहते हैं फंड ऑफ फंड, FOF। यहां पर अपना पैसा लगाते हैं। उदाहरण के लिए कुछ लोकप्रिय फंड जो हैं उसको आप यहां देख सकते हैं। ICICI प्रूडेंशियल एसेट एलोकेट फंड, ये भी FOF है। SBI गोल्ड फंड, ये भी यही फंड है। HDFC मल्टी एसेट एक्टिव FOF फंड, डायरेक्ट ग्रोथ, ये आप देख सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल का ICICI का भारत 22 फंड ऑफ फंड, ICICI थीमेटिक एडवांटेज फंड, DSP का फ्लेक्सिबल, ये इक्विटी फंड, ये सारे फंड। इसके अलावा भी और कई फंड हैं जो इस तरह पे इन्वेस्टमेंट योजनाओं को संचालित करते हैं। ये फंड क्या होते हैं? ये फंड ऑफ फंड योजनाएं विभिन्न प्रकार के म्यूचुअल फंड में निवेश करती हैं, जैसे कि इक्विटी, डेट और गोल्ड फंड। ये निवेश को विविध बनाने और जोखिम को कम करने में मदद करता है, ऐसा यहाँ पर लिखा है। आगे हम बात करेंगे कि यहाँ पर किसको इन्वेस्ट करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। आगे कमेंट भी मेरे पास आया था, उन्होंने इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, उसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल भारत 22 फंड। ये भी एक फंड ऑफ फंड है। यानी आप जब यहाँ पर पैसा लगाते हैं ICICI प्रूडेंशियल भारत 22 में, तो ये भी अपना पैसा, ये म्यूचुअल फंड दूसरे म्यूचुअल फंड में लगा देता है। तो कहाँ लगा देता है उसको हम देखते हैं। जब आप इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ये जो फंड है अपना पैसा यहाँ इन्वेस्ट करता है भारत 22 ETF में। जी हाँ, ETF जो होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ETF, ये भी एक प्रकार का म्यूचुअल फंड ही होते हैं। ETF क्या होते हैं? एक प्रकार का म्यूचुअल फंड ही होते हैं। तो जब आप इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो ये म्यूचुअल फंड AMC आपके पैसे को इस ETF में लगा देती है, क्योंकि ये भी एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है। इसलिए इस म्यूचुअल फंड से इस म्यूचुअल फंड में ETF में गया, इसलिए इसको कहते हैं फंड ऑफ फंड, फंड का फंड। अब इस ETF की बात कर, क्योंकि आपने पैसा यहाँ लगाया, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस देखने के पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन कौन सी कंपनियाँ, कौन कौन से ETF शामिल हैं, कहाँ कहाँ पैसा लगा है। तो मैं इस म्यूचुअल फंड की बात करूं, किसकी? ICICI प्रू भारत 22 म्यूचुअल फंड की। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो एसेट एलोकेशन है, लार्ज कैप में 92% से ज़्यादा, मिड कैप में 6% से ज़्यादा, स्मॉल कैप में 0.61% और अदर में 0.02%। अब ये पैसा जो आपका लगता है, जैसे कि इसको आपने नाम नहीं देखा 22, ये 22, तो ये भारत सरकार की जो 22 कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं,
वहाँ पर अपना पैसा लगाते हैं। जैसे भारत पेट्रोलियम में लगाया, गेल इंडिया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, NHPC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, REC लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, NLC, NBCC, और ये आप देख सकते हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, स्टेट बैंक, ऑयल एंड नेचुरल गैस, कोल इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ऐसे 22 वो उपक्रम जो सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, वहाँ पर पैसा लगाते हैं। इसका मतलब एक प्रकार से ये थीमेटिक फंड है। लेकिन ये जो म्यूचुअल फंड है खुद अपना पैसा नहीं लगाते, ये उसका ETF खरीदते हैं। भारत ETF खरीदते हैं, भारत 22 ETF खरीदते हैं ये फंड ICICI वाले, और वहाँ पर अपना पैसा लगाते हैं। अब ICICI प्रू एसेट एलोकेशन फंड, एक ये भी फंड है, ये भी फंड ऑफ फंड है। इसको देख लें तो ये यहाँ पर आपने देखा कि ये लोग भी एक ETF में पैसा लगा रहे थे अपना पैसा। यहाँ पे क्या हुआ, आपने म्यूचुअल फंड में पैसे दिया और म्यूचुअल फंड AMC के फंड मैनेजर ने आपके पैसे को एक ETF में लगा दिया। लेकिन एक दूसरे प्रकार का फंड भी देख लेते हैं, एसेट एलोकेशन फंड, किसका, ICICI प्रूडेंटियल का। तो ये जो आपसे पैसा लेते हैं उस फंड के नाम पर, ये इस पैसे को 27 म्यूचुअल फंड, जी हाँ 27 दूसरे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। अब आप देख सकते हैं ये है वो फंड, इस नाम से आपको मिल जाएगा ICICI प्रूडेंटियल एसेट एलोकेटर फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। एक प्रकार का हाइब्रिड है, मल्टी एसेट एलोकेशन है। और ये सारा पैसा ICICI प्रूडेंटियल वहाँ से भी जो आपका पैसा लेता है अपने ही AMC के दूसरे म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगा देते हैं। मैं टॉप 10 होल्डिंग की बात करूं तो ICICI प्रूडेंटियल ऑल सीजन बॉन्ड फंड यहाँ लगाया है, शॉर्ट टर्म प्लान में लगाया, बैंकिंग फाइनेंशियल में लगाया, टेक्नोलॉजी में लगाया, एनर्जी फंड में लगाया। यानी ICICI का ये फंड आपके पैसे को अपनी ही AMC के द्वारा संचालित दूसरे फंडों में इन्वेस्ट करते हैं। ये फंड इस तरह से काम करते हैं। तो आप समझ गए होंगे, इसको कहते हैं फंड ऑफ फंड। आपने एक फंड में पैसा दिया और उन्होंने उस पैसे को दूसरे फंड में लगाया, डायरेक्ट स्टॉक में नहीं लगाया। बाकी म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, जो FOF में नहीं आते, जो FOF में नहीं आते, फंड ऑफ फंड में नहीं आते, वो आपके पैसे से सीधे स्टॉक खरीदते हैं, शेयर खरीदते हैं। लेकिन ये फंड ऑफ फंड क्या करते हैं, आपके पैसे को किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में लगा देते हैं या उसके ETF में लगा देते हैं, इस तरह का काम करते हैं। अब इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको इसके रिटर्न वगैरह को भी अलग अलग फंड के हिसाब से देख लेना चाहिए। अब इस फंड में इन्वेस्ट करने से पहले किसको करना चाहिए उस पर चर्चा कर लें। देखिए, पहली बात, ETF खरीदने के लिए क्या करना पड़ता है, आपके पास में डीमेट अकाउंट होना चाहिए। ETF खरीदने के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अब अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, आप डीमेट अकाउंट खोलना भी नहीं चाहते और ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ से कोई फंड आप चुन सकते हैं जो किसी ETF में अपना पैसा लगाते हैं। बहुत सारे ETF हैं मार्केट में, तो ये उनके लिए अच्छा हो सकता है। एक्सपेंस रेशो भी देख लें, उसके बाद आप इस पे इन्वेस्ट करें। लेकिन मुझे लगता है इतने सब पछड़े में जाने की ज़रूरत नहीं है। मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, इतनी सारी कैटेगरी तो वहाँ पर और है। इन सब में जाने की बजाय वहाँ पैसा लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारे फंड कंफ्यूज होते रहेंगे, कहाँ पैसा लगाऊं, नहीं लगाऊं, इसको बदलूं, उसको बदलूं। तो मुझे लगता है कि ब्रॉडर मार्केट में सीधे पैसा लगाएं, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, कॉन्ट्रा, ऐसे फंड में लगा दें। ये बहुत सारे फंड थीमेटिक और न जाने क्या क्या बना के रखे गए हैं, इन सब फंड से कोई मतलब नहीं है। मेरा ऐसा सुझाव है, बाकी आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट करें। चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दीजिए। चलिए अब मैं कुछ कमेंट लेता हूं आपके, जो मेरे पास कमेंट हैं, तो कमेंट पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, रविंद्र सोनी सर का कमेंट है, सर अगर SIP का अमाउंट SIP का अमाउंट बंद करके उसी फंड में लमसम करना हो तो कैसे करना चाहिए। देखो,
ये मेरी समझ में ही नहीं आया। आप एसआईपी का अकाउंट बंद करना बोल रहे हैं कि एसआईपी का अमाउंट बंद बोल रहे हैं, वो समझ में नहीं आया। अगर मैं इसको ऐसा समझता हूँ कि आप एसआईपी का अकाउंट बंद करने की बात कर रहे हैं, फिर लमसम करने की बात कर रहे हैं, वहाँ से पैसा निकाल के, देखिए एसआईपी अकाउंट बंद नहीं होता, अकाउंट बंद नहीं होता, आपकी एसआईपी बंद होती है। अकाउंट कब बंद होता है? जब आप वहाँ से पूरा पैसा निकाल लेते हैं, तब आप कह सकते हैं कि आपका एसआईपी अकाउंट बंद हुआ। लेकिन जब तक आपका वहाँ पे पैसा पड़ा हुआ है, आपने भले ही अपनी एसआईपी बंद कर दी, आपने अपनी एसआईपी बंद कर दी, लेकिन आपका पैसा वहाँ पे 100 रुपये भी पड़ा है, तो इसका मतलब आपका एसआईपी अकाउंट बंद नहीं हुआ, अकाउंट चालू है, एसआईपी बंद हुई है। अब जब एसआईपी बंद हुई है, लमसम करना हो तो वहाँ से पैसा वहाँ निकाल के करना है, ये मेरे समझ में नहीं आया। थोड़ा सा ठीक से लिख देंगे तो अगली बार जरूर आपके कमेंट पर चर्चा कर लूँगा। एक बात और कहना है आपको, टाटा स्मॉल कैप अच्छे से परफॉर्म, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं सर, फंड की परफॉर्मेंस आगे पीछे होते रहती है, कंटिन्यू करें, कोई दिक्कत नहीं। टाटा स्मॉल कैप एक अच्छा फंड है। अगले कमेंट पे आता हूँ, सुबल सर हैं, ये लिखते हैं, सर मैंने पहले भी कमेंट किया, अच्छा आपने क्वांट स्मॉल कैप में आपका 2000, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 1000, बंधन स्मॉल कैप में 500 रुपया और एसबीआई पीयूसी में 1000, एसबीआई क्वांट फंड में 1000, एसबीआई मैग्नम मिड कैप में 1000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 1000, आईसीआईसी प्रूडेंशियल 22। ये देखिए, ये इन्होंने आपने यहाँ पे पैसा लगाया हुआ है भारत जो है ना उसमें, तो ये पैसा आपका ईटीएफ में लगता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 1000 रुपये की आपकी मंथली जा रही है। टोटल आप एसआईपी कर रहे हैं 8500 रुपये की, कंटिन्यू करें। पर आपका प्रश्न है 15 से 17 साल में आपका टारगेट है 75 लाख रुपए का, तो ये कैसे होगा? तो देखिए, यदि आप 8500 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं और आपका टारगेट है 75 लाख का, तो वो पूरा हो सकता है कब? यदि आपके पोर्टफोलियो ने 15% का रिटर्न बना के दिया। 17 साल का समय आप देते हैं और 15% का रिटर्न आपको मिलता है, एसआईपी कंटिन्यू करते हैं, तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू हो सकती है 71,65,458 रुपये। लेकिन मार्केट में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है, रिटर्न कम या ज़्यादा हो सकता है। लेकिन मैं साथ में ये भी कहूँगा सुबल सर को कि सर आप जब भी मार्केट में गिरावट हो या जब भी आपके पास पैसा आए, तो एसआईपी के अलावा थोड़ा बहुत पैसा वन टाइम इन्वेस्ट करके जरूर लगा दें। इसी फंड में लगाएं, अलग फंड में नहीं। फंड वैसे भी आपके पास काफ़ी है, बस इतने ही फंड में कंटिन्यू करें। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। अगला कमेंट है मेरे पास सुभाष कश्यप सर का। राधे राधे, राधे राधे सर जी। ये लिखते हैं, सर जी निवेश के लिए ग्रोथ ऐप, ग्रोथ, अच्छा आप ग्रो लिखना चाह रहे हैं, ग्रो ऐप में आप लिखना चाह रहे होंगे। तो देखिए, ग्रो ऐप एक अच्छा ऐप है, मैं भी इसी ऐप से इन्वेस्ट करता हूं। आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं, और भी बहुत से ऐप हैं, लेकिन ग्रो ऐप आप पूछ रहे हैं, अच्छा ऐप है, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कश्यप सर। अगले कमेंट पे आते हैं श्रवण यादव। श्रवण यादव जी लिखते हैं, सर 2500 रुपये की एसआईपी करना है, किस म्यूचुअल फंड में करें, प्लीज़ रिप्लाई सर। देखिए श्रवण यादव जी, 2500 रुपये की एसआईपी करना है, और कमेंट देख के लग रहा है कि आप किसी भी, अभी आप इन्वेस्टेड नहीं है कहीं भी, आपका कोई पोर्टफोलियो नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि शुरू में आप किसी, आगे जब बताऊँगा उसको देख लीजिएगा, आगे बताने वाला हूँ, किसी लार्ज कैप कम से अपनी शुरुआत करें, लार्ज कैप या फिर लार्ज एंड मिड कैप कंपनी में अपना पैसा लगाएं। 2-4 महीने 6 महीना समझ लें, उसके बाद आप स्मॉल कैप मिड कैप में जा सकते हैं। और आपने यहाँ पे टाइम भी नहीं लिखा है। अगर आपका टाइम लंबा है, 15 साल 10 साल के ऊपर का टाइम है, तो आप इस 2500 रुपये को एक म्यूचुअल फंड में ना लगाएं, बल्कि वो म्यूचुअल फंड चुनें जिसका AUM 5000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो। ऐसे किसी म्यूचुअल फंड में आप अपना इन्वेस्ट करें, क्योंकि मैं यहाँ पर डायरेक्टली फंड के नाम सजेस्ट नहीं कर सकता, इस कारण से इस तरह की बातें करनी पड़ती है। पर एक गाइड आपको मिल जाता है, आप इस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर शुरुआत में मैं ये कहूँगा कि आप लार्ज कैप मिड कैप में ही अपना इन्वेस्ट शुरू करें, कुछ दिन देखें, समझ में आएगा, तब आप स्मॉल कैप वगैरह में इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपने टाइम भी नहीं लिखा है। मैं आगे और बताऊँगा, देखिएगा यादव जी। भारत पांडे सर,
भारत पांडे सर लिखते हैं, सर लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में किस फंड में लमसम इन्वेस्ट करें। लार्ज और मिड कैप की बात कर रहे हैं और आप पूछ रहे बंधन और आईसीआईसी मल्टी कैप मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो देखिए मैंने जैसे अभी कहा कि हम फंड का नाम नहीं ले सकते डायरेक्टली यहाँ पर, तो देखिए आप ये इसको वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर इतने सारे फंड आपको दिखाए जा रहे हैं जिनका एयूएम आप यहाँ देखेंगे, मेरे एस्टेट का लार्ज एंड मिड कैप है, क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप है, कैनरा रोबो का है, डीएसपी है, आईसीआईसी प्रूडेंटियल है। ये इतने सारे फंड हैं जिनके सबके एयूएम जो हैं लगभग 5,000 करोड़ रुपए से ऊपर के हैं। ये नीचे वाले फंड जो हैं जिनके एयूएम कम हैं इनसे आप बच सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इनका एयूएम कम है, कम वालों को आप भले ही छोड़ दें, कम वालों को छोड़ दें, लेकिन जिसका एयूएम 5,000 करोड़ रुपया या उसके आसपास है वहां पर इस फंड में आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस फंड, इसका एयूएम और 10 साल में मिले हुए रिटर्न, ये 10 साल का पूरा चार्ट आपके सामने किस प्रकार का रिटर्न दिया है वो आप देख सकते हैं। आईसीआईसी प्रूडेंटियल का भी आपने लिखा है, ये देखिए ये सही है। एक बंधन का भी आपने लिखा है, तो बंधन कोर का ये भी है, इसको भी आप यहाँ पर देख करके समझ के इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये देख लीजिएगा। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पर ये इतनी सारी लिस्ट है, आप देख लें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला कमेंट है गुंजेश कुमार सर का, ये लिखते हैं, सर 10,000 की स्टेप अप एसआईपी दिसंबर 2024 में कॉन्ट्रा फंड में की है। बढ़िया फंड है सर, एसबीआई का कॉन्ट्रा, 3 कॉन्ट्रा फंड ही हैं अपने इंडिया में अभी तक। एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड भी एक अच्छा फंड है। आप स्टेप अप एसआईपी कर रहे हैं, 10 साल बाद कितना होगा ये पूछ रहे हैं, लेकिन आपने ये नहीं लिखा कि आप स्टेप अप एसआईपी कितने % करें, 10%, 20%, कितने साल पैसा बढ़ा रहे हैं, ये आपने नहीं लिखा है। लेकिन मैं फिर भी मान लूँ कि आप हर साल 10% का स्टेप अप एसआईपी अमाउंट बढ़ाते जाते हैं, 10%, और 10 साल का आपका टाइम है, और आपके पोर्टफोलियो ने अगर 14% का रिटर्न बना के दिया तो 10 साल में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 19,12,491 रुपये। और यदि 14% का रिटर्न मिला तो आपको यहाँ पर एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है 16,76,193 रुपये, और टोटल कॉर्पस का हो सकता है 35,88,684 रुपये। लेकिन मार्केट में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है, रिटर्न कम या ज़्यादा भी हो सकता है। आपने यहाँ पर कोई फंड का नाम नहीं लिखा है, फिर भी मैंने आपको एक बताया है इस तरीके से, मार्केट की गिरावट में थोड़ा बहुत पैसा और डालेंगे तो पैसा और अच्छा बन सकता है। अगले कमेंट पे आते हैं, वीडियो का सन्नी, ये सन्नी सर लिखते हैं, मेरे पास कुछ एफडी है जो मैच्योर हो गई है, मैं उसका लमसम पैसा म्यूचुअल फंड में लगा सकता हूँ 15 लाख। बिल्कुल, अगर आप लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन आपके पास 15 लाख रुपए एफडी से आए वो ठीक है। आपके पास अगर 10 साल से ज़्यादा का समय है तो आप मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप कंपनी में अपना पैसा लगाएं जिसका एयूएम 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो। बड़ी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाएं, क्योंकि आपने कमेंट में पूरा नहीं लिखा है इसलिए आप लगा सकते हैं। दूसरा, आपने ये भी नहीं लिखा है कि 15 लाख रुपए आप जो हैं वो लगातार वहाँ पे इन्वेस्टेड रहना है, या 15 लाख रुपए लगाने के बाद आपको हर महीना खर्चे के लिए पेंशन के रूप में कुछ पैसा चाहिए, ये भी आपने नहीं लिखा है। चलिए दोस्तों, अब आज के लिए इतना ही, लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त, भाई और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जरूर शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय